नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एटीवी डिबेट और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं एवरेल मलिक साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और केसरिया रक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत-बहुत स्वागत है एटीवी पर आपका मलिक साहब। बिहार के जी बहुत अंदर जो बिहार के अंदर जो लोग सोच रहे थे भाजपा नहीं आएगी, तो भाजपा जो है अब इतनी सीटों के साथ में आ गई है, विपक्ष को भी सोचना पड़ रहा है, विपक्ष भी खत्म हो गया है। क्योंकि कहा जा रहा है ये कि जो 35 जीते हैं, उनमें से 20-25 तो जेल में अब दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं बहुत सारे गलत कृत्य किए हुए हैं, तो अब भाजपा जो है छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो जनता के मन में संशय बना हुआ है, जिसको लगाकर इधर से उधर किया जा रहा है, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है बिहार में? किसे बना रहे हैं? जी। जी नहीं देखिए, अगर आंकड़ों के आधार पर देख लिया जाए तो 89 भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं और निश्चित रूप से 85 जेडीयू की आई है, 25 आरजेडी की आई है और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को आप देखिए। बाकी सब आप छोड़िए, मजेदार काम है कांग्रेस पार्टी को देखने में, जिसकी 6 सीट आई। 6 विधायक पूरे बिहार प्रदेश के भीतर कांग्रेस पार्टी के जीते हैं। ये एक मजेदार तथ्य है। इतने बड़े राज्य में जिसमें 40 तो सांसद आते हैं, उसमें इनके विधायक ही कुल 6 हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी है, ये नई कांग्रेस है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जनता दल यूनाइटेड का, भारतीय जनता पार्टी का, जीतन राम मांझी जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, संपूर्ण एनडीए की जहां तक बात है, तो एनडीए मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय नीतीश कुमार जी का, उनकी सेकुलर इमेज है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको साथ लेकर चलने वाले नेता नीतीश कुमार जी हैं। तो गरीबों के मसीहा के रूप में, किसानों के मसीहा के रूप में नीतीश कुमार जी का अभूतपूर्व नेतृत्व है बिहार प्रदेश में। ठीक। और जहां तक नीतीश कुमार जी आपके की बात है, ऊपर जी आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वोट चोरी के, मेरा सवाल अलग है, पार्टी लाइन से थोड़ा-सा अलग हटके। क्या संभव है वोट चोरी करना? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इनमें कितनी संभावना है? कौन-सा वोट चोरी होने का आरोप लग रहा है? क्या रोहिंग्या वोटर कटा है, वो वोट चोरी है? या जो लोग डेथ कर गए और उनके अभी तक वोटर लिस्ट में नाम थे, वो काटे गए, वो वोट चोरी है? या फिर वो लोग हैं ही नहीं, पलायन कर चुके हैं, वो बिहार में नहीं है, उनके कुछ नाम कट गए या हट गए? जी नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से वोट चोरी का, तो चोरी निश्चित ही ये हुई है, बहुत दुखद। कहाँ पर वोट चोरी हुई असल में? क्योंकि इस वक़्त नहीं, वोट चोरी का आरोप लगाना मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है, निरर्थक है, तथ्यात्मक किसी रूप में भी नहीं है और ये हो भी नहीं सकता है। और जहां तक विषय वोट चोरी का है, ये चीजें काल्पनिक है, झूठ फैलाने के आधार पर एक तरीके से क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन वोट चोरी जैसा विषय कहीं नहीं है। ये पूर्ण रूप से जान लेना चाहिए, कहीं वोट चोरी देश भर में नहीं हो रही है। चुनाव आयोग आज भी वही है, चुनाव आयोग कल भी वही था, परसों भी वही था और भविष्य में भी वही रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश के, इस मुल्क के प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे, 2 बार वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उस समय भी यही चुनाव आयोग था। वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से एक तरीके से चुनाव जीत करके एक तरीके से प्रधानमंत्री बने। और राहुल गांधी जी सांसद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी सांसद हैं, इलेक्टेड एमपीज हैं। इसी चुनाव प्रणाली, इसी चुनाव आयोग, इसी इलेक्शन, एक तरीके से इलेक्शन कमीशन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से दोनों सांसद हैं। सारे कांग्रेस के विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि ईवीएम के माध्यम से बने हैं, इसी चुनाव आयोग के माध्यम से बने हैं। सोनिया जी सांसद थी लोकसभा की, वो भी इसी के माध्यम से थी। तो ईवीएम के माध्यम से जनता वोट करके भेजती। और उसके साथ साथ अगर आज भी बात कर ली जाए मुख्यमंत्रियों की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब अगर हैं मुख्यमंत्री, तो ईवीएम के माध्यम से हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से। और उसके साथ साथ ये सारे एक ही प्रणाली से हैं। ईवीएम से मुख्यमंत्री बने, चाहे भगवंत मान हो, चाहे केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उनकी बात हो, या फिर एक तरीके से रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है उनका सवाल हो, ममता बनर्जी का सवाल हो, सिद्धारमैया का सवाल हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू का सवाल हो। ये सारे पूर्ण रूप से अगर मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि स्पष्ट रूप से सामने आई, एक तरीके से सबके मध्य में है कि ईवीएम के माध्यम से है।
और ये पूर्ण रूप से गलत है कि ये ईवीएम को लेकर झूठ फैला दिया जाए, वोट चोरी कह दी जाए, एसआईआर को लेकर भ्रमित कर दिया जाए। क्या है एसआईआर? एसआईआर तो बिल्कुल स्पष्ट है, जिनकी मृत्यु हो गई है वो एक तरीके से उसमें सुधार किया जा रहा है, और जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम हटा दिया जा रहा है, जिनका 18 साल उससे ऊपर हो गया उनका नाम जोड़ दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये बिल्कुल स्पष्ट है, सबके मध्य में है, क्लियर कट है, सब स्पष्ट जानते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, सबको मालूम है। और चुनाव आयोग के विषय पे जो सवाल उठाते हैं पूर्ण रूप से गलत है, और जो मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है ये भी दुखद है। एक तरीके से लोकतंत्र से विश्वास उठाने की साजिश है, और उसके साथ साथ अपना हार का ठीकरा चुनाव आयोग को छोड़ दिया जाए, या कह दिया जाए अभी ज्ञानेश कुमार जी आगे चल रहे हैं, ये पीछे चल रहे हैं। ये सब चीजें पूर्ण रूप से फर्जी हैं और जनता को भ्रमित करने वाली है। मैं समझता हूँ किसान के मुद्दे पे चर्चा इन्हें करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, विकास के मुद्दे पे डिबेट करनी चाहिए, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के मुद्दे पे करनी चाहिए। और रही बात वोट कटने की, किसी भी वोट नहीं कर सकती। जो व्यक्ति है, जो समाज में मौजूद है, आप केशव पंडित जी आप हैं, आपकी अगर वोट कट जाए तो क्या आप शांति से बैठ जाएंगे वोट कटने के बाद? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं बैठे। आप जितना प्रयास होगा वो करेंगे, अपने लोकल लीडर से मिलेंगे, और आपकी वोट किसी भी रूप में हर हालत में बन जाएगी। नहीं बनेगी तो एक बड़ा मुद्दा बनेगा और जन आंदोलन हो जाएगा। ऐसा कोई आदमी कम से कम मुझे नहीं मिला जिसकी वोट कट गई और वोट ना बन रही हो। गलती से किसी का नाम आगे पीछे हो गया, हट गया, जुड़ गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन किसी पर्टिकुलर वर्ग के किसी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का XYZ उससे ये चुनाव आयोग या BLO कह दे रहा हो कि तेरी वोट नहीं बने, ऐसा कहीं प्रकरण सामने नहीं आया, कहीं ऐसी वोट चोरी नहीं हुई। और ईवीएम अगर खराब है, ये कह रहे हैं ईवीएम खराब है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जवाब क्यों दे दिया था? सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च मंदिर है न्याय का, सबको मालूम है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, तो उन्होंने क्यों मुंहतोड़ जवाब दे दिया था इस मुद्दे पे? तो मैं सोचता हूँ मुद्दे पूर्ण रूप से गलत है, और नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एनडीए पूर्ण रूप से चुनाव जीता है। और नीतीश जी को लंबा राजनीतिक अनुभव है, एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश जी के ऊपर कभी न था, न है, न हो सकता है, नहीं लगा एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप। और उसके साथ साथ नीतीश जी की इमेज है, सुशासन बाबू की है। और पूर्ण रूप से अगर नीतीश जी की बात करी जाए, चरण सिंह जी के नेतृत्व में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में वो उन्होंने काम किया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में वो आंदोलन में शामिल रहे, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन में शामिल रहे। जब इंदिरा गांधी सरकार ने इम्पोज की थी इमरजेंसी 1975-77 के मध्य में, और पूर्ण रूप से समाजवादी नेता हैं, सोशलिस्ट हैं, लोहियाइस्ट हैं, और लोहियावादी होने के साथ साथ किस तरीके से किसानों के हित में उन्होंने काम किया सबके मध्य में है। किसान राजनीति से आए हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, तो उनके ऊपर जो आरोप कुछ लोग लगा रहे थे पूर्ण रूप से बेबुनियाद है। और जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं उनसे बहुत वरिष्ठ, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। लंबे राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे 5-10 साल राजनीति में ना हो, वो जरूर आरोप लगाए तो जनता देखती है और समझती है। और गुंडा राज मुक्त बिहार का निर्माण नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ, वो भी सबने देखा। जी, बहुत दुबले हो गए हैं पहले से ज्यादा। मुझे लगता है बिहार की चिंता लग रही थी आपको ज्यादा। 10,000 रुपए डालने की इतनी जल्दी क्या थी? चुनाव तक रुक जाते, पता तो था ही कि हमारे पाले में आ रहा है, या तो बहुत पहले डलवा दिए होते। ठीक चुनाव से पहले 10,000 रुपए के डलवाने के जो आरोप हैं वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं लगा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के कभी बहुत ही करीबी रहे, बहुत बड़े सहयोगी रहे, जन स्वराज पार्टी के जो है संस्थापकों में से एक हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर वही हैं, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी का उस समय उन्होंने साथ दिया था जब मोटा भाई अमित शाह जी जो है तड़ीपार हो गए थे। प्रधानमंत्री बनाने में भी उनका विशेष योगदान था। उन्होंने ही रणनीति बनाई, उन्होंने ही 3D से लेकर के तमाम जो है चीजें बताई, और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाले भी वही थे। उन्होंने आरोप लगाए कि उनके चुनाव को या बिहार में चुनाव को प्रभावित आपके 10,000 रुपए ने किया है, या तो आप महीने 2 महीने पहले डलवा लेते। लेकिन आपने ठीक चुनाव या वोटिंग होने से पहले उसी समय आपने 10,000 की जो खेप थी वो कैसे आपने जो है भिजवा दी महिलाओं के खाते में? जी नहीं, देखिए केशव पंडित जी, आपके यहाँ कोई है फेसबुक चलाने वाला, ट्विटर चलाने वाला, इंस्टाग्राम चलाने वाला, यूट्यूब चलाने वाला, पब्लिक ऐप चलाने वाला, सोशल मीडिया चलाने वाला? मेरे यहाँ तो है, आपके यहाँ भी है, होगा निश्चित रूप से। आपका टीवी चैनल चलता है, और बहुत से कर्मचारी होंगे, बहुत से लोग होंगे जिन्हें आप तनख्वाह देते होंगे, पेमेंट पे रखे हुए होंगे, और सोशल मीडिया वगैरह चलाते होंगे, बूस्ट करते होंगे। और कई बार वो
एक तरीके से कामयाब हो जाते हैं, और तो एक तरीके से वो आपकी सफलता कही जाएगी या उनकी सफलता कही जाएगी। और दूसरी चीज, अगर वो जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, अगर उनके कारण ये कहा जाए कि केशव पंडित जी सफल हैं, उन्होंने केशव पंडित को सफलता दिलवाई, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि अगर उनके कारण केशव पंडित सफल हैं, तो फिर तो ये इस चीज को समझ लेना चाहिए, फिर वो खुद सफल हो सकते, खुद केशव पंडित जी के जैसे बन सकते, नहीं बन पाए थे। और रही बात दूसरे परिप्रेक्ष्य में, देख लीजिए, प्रधानमंत्री बनाना या ना बनाना, वो जनता डिसाइड करती है, जनता वोट देती है। प्रशांत किशोर के चाहने या ना चाहने से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री नहीं बनता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 3, प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हो सकते हैं, वो रणनीतिकार खुद को कह सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे क्या करना है ये बता सकते हैं, स्लोगन लिख सकते हैं। अब उसे रणनीतिकार कहते हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर रणनीतिकार वास्तव में है, तो जनता के बीच में रणनीति बना के खुद ही गए थे इस बार तो अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो इससे ये साबित होता है कि ये कोई रणनीतिकार नहीं है। क्योंकि अगर इन्होंने एक एक तरीके से अपने प्रत्याशियों को उतारा, ये जनता के मध्य में अपनी इमेज लेकर के गए, तो जनता ने इनके ऊपर इन्हीं की रणनीति को फेल कर दिया, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और जनता किस रणनीति को पसंद करती है वो भी स्पष्ट हो जाता है इससे, कि मोदी जी के चेहरे को जनता ने पसंद किया, मोदी जी के चेहरे पर जनता ने वोट दी, या किसी भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल मोदी जी, जिस जिसके लिए इन्होंने काम किया हो, मैं सबको कह रहा हूं, वो पक्ष के भी रहे होंगे, विपक्ष के भी रहे होंगे, जनता ने अगर वोट दी तो पर्टिकुलर व्यक्ति की इज्जत पे, पर्टिकुलर व्यक्ति के एक तरीके से उसके कारनामों को देख के, उसके कार्यों को देख के, कार्यकलापों को देख के, उसके कार्यों के आधार पे जनता ने वोट दिए, ना कि प्रशांत किशोर के फेसबुक पोस्ट सही करने से, हैशटैग लगाने से, लाइक बढ़वाने से, इससे नहीं किए। ये जान लेना चाहिए, वो रणनीतिकार है, रणनीति बना रहे हैं, वो एक अलग चीज है, स्लोगन लिख रहे हैं या कह रहे हैं कि इसराइली में ये बोलना है, इसराइली में ये नहीं बोलना है, या चुनाव में एक तरीके से भाषण लिखने का काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे मोदी जी तो भाषण लिखवाते भी नहीं है, अब वो एक अलग चीज है, उसके आधार पर कहते हैं कि हमने मोदी जी को चुनाव जितवाया, लेकिन किसी रूप में मोदी जी को चुनाव जितवाने में इनकी कोई भूमिका नहीं रही। इनका जो एक तरीके से काम था, किस तरीके से सोशल मीडिया वगैरह देखा जाए, वो इनका रहा, वो उन्होंने किया, इससे ज्यादा ये कोई रणनीतिकार नहीं। ठीक है, लेकिन जो 10,000 का हमारा सवाल था कि उसको क्यों डलवाया गया, वो आपने जवाब नहीं दिया कि वो 10,000 की क्या इतनी जल्दबाजी थी, क्यों डलवाया गया। अगर उसको समय देख लिया जाता, जिस समय मुख्यमंत्री दोबारा शपथ ले लेते, या फिर 6 महीने पहले डलवा देते। जी, 5 साल तो आप रहे ना। देखिए, वो सरकार की पॉलिसी होती है, पॉलिसी चलती रहती है, उसमें कोई समस्या नहीं है, पॉलिसीज हमेशा चलती है, 24/7 सरकार हमेशा चलती है। ऐसे तो चुनाव कभी आते हैं कभी जाते हैं, इस आधार पर अगर देख लिया जाए फिर तो विकास होगा ही नहीं, क्योंकि कभी पंचायत चुनाव होगा, कभी उपचुनाव होगा विधानसभा का, कभी लोकसभा का उपचुनाव होगा, कभी एक तरीके से एमएलसी के चुनाव होंगे, बिहार, यूपी, यहाँ तो एमएलसी भी है, तो उसके बाद कभी दूसरे चुनाव आएंगे, फिर कभी विधानसभा होगा, तो कभी लोकसभा होगा, फिर तो विकास बंद ही कर देना चाहिए और सरकार डिपार्टमेंट सारे बंद हो जाने चाहिए, कोई योजना नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कभी 6 महीने बाद चुनाव है, कभी 3 महीने पहले चुनाव था। तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एनडीए, नीतीश कुमार जी फैसला नहीं लेते हैं, मोदी जी फैसला नहीं लेते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय प्रशांत किशोर जी का भी आपने सवाल किया था, व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए वो अच्छे व्यक्ति हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जनता ने उन्हें नकारने का काम किया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब जनता ने बिहार में नहीं स्वीकार किया, उनके मुद्दों को या तो वो पहुंचा नहीं पाए, या वो जिस तरह से बात रख रहे थे वो जनमानस को पसंद नहीं आया। लेकिन मोदी को सपोर्ट ये दिखाता है कि पूरी ताकत से मोदी जो 2014 में जो छवि थी या चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जाता था, वो आज भी बरकरार है उनका। ठीक है, तो अब पश्चिम बंगाल की तैयारी आपकी चल रही होगी, क्योंकि 2026 आ रहा है। बिहार के अंदर जो मुस्लिम वोटर्स को साधने में इस बार कामयाब आप हुए, एमवाई फैक्टर तोड़ने में कामयाब हुए। ओवैसी जी, जिन्हें बी टीम बोला जाता है, उन्होंने भी बहुत सारे लोग अपने खड़े किए, उसका भी बेनिफिट आपको जो है पहुंचा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि विपक्ष का जो है वोट काटा 5% जो जनसुराज ने वोट काटा है, वह भी आपको जो है फायदा पहुंचा होगा। कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट भी है कि लालू के जो बड़े बेटे हैं, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए थे, और उन्होंने जो वोट काटा है वो अभी जो है महागठबंधन का ही वोट काटा है। तो मोदी को तो सीधे सीधे फायदा हो रहा था, दिल्ली की ही तरह फ्री में जो है उनको बिहार मिल गया।
नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में जो है नहीं आ पाते। जी, इसको लेकर के कैसे आप देखते जी, नहीं देखिए, अगर विशेष रूप से बात कर ली जाए पश्चिम बंगाल की, अगर बात कर ली जाए वेस्ट बंगाल के ऊपर विशेषकर चर्चा कर ली जाए, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ममता बनर्जी जा रही हैं और मैं तो इस विषय पे एक तरीके से बैठ के चर्चा कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था, पर्टिकुलरली बंगाल के लोकसभा सीट वाइज और रीजनल हिसाब से अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री हमारे हैं सुकांता मजूमदार जी के साथ। तो अगर ग्राउंड लेवल की जो चर्चा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जीत रही है। ये मैंने विश्लेषण भी किया, इस चीज को समझा भी और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर समझा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से आ रही है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है। ये बिल्कुल एक तरीके से क्लियर कट। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि आंकड़े, सर्वे और उसके बाद नतीजे सब ठीक ठाक रहा, नहीं तो बिहार में आकर के जो है सर्वे भी कई बार फेल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव अब होने जा रहे हैं, देश भर में कई राज्यों में जो है पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और डेवलपमेंट के मुद्दे पे हम बिहार में भी जनता के मध्य में गए नीतीश जी के नेतृत्व में, बंगाल में भी हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ेंगे और वहां जिस तरीके से बेरोजगारी को बढ़ावा दिया गया और उसके साथ साथ हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा हो रही है स्पष्ट, उसके मुद्दे पे हम जाएंगे। और रही बात देश भर की जो आपने बात की, तो स्पष्ट है हम विकास के मुद्दे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मुद्दे पे, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट, इसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार सबके हित में काम हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इस नारे को चरितार्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूर्ण रूप से करता है। और सेकुलरिज्म को जमीनी स्तर पे उतारना और सेकुलरिज्म के आधार पर फैसले लेना और उसके साथ साथ जात पंथ मजहब धर्म किसी प्रकार का कहीं से कोई व्यक्ति हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बिल्कुल स्पष्ट है, हम सबके हित में काम करते हैं भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए, विश्व गुरु भारत के निर्माण के लिए। और उसके साथ साथ जहां तक बात है एक तरीके से भारत को आगे बढ़ाने की, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बेटी बचाओ की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे स्वरोजगार की विषय हो, योजनाओं को चलाने का विषय हो या उनके इम्प्लीमेंटेशन का विषय हो, या फिर अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक, लाभार्थी तक पहुंचने का विषय हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करती है और उसी के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे जनता के मध्य में और जनता में स्वीकार। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि अभी हम अगला परमाणु बम फोड़ने वाले हैं, कभी मिसाइल फोड़ने वाले हैं, कभी बड़ा धमाका करने वाले हैं। डर नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से? कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। धमाके से क्या मतलब इनका निकाला जाए? कौन से धमाके की बात राहुल गांधी हर बार करते हैं? क्योंकि एक बार लेकर के आए तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो सब टाइम पे साथ जाइए सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो चले जाए, लेकिन आप तो जो है वहां के सीजेआई को राज्यसभा भेज देते हैं। इसके कारण फैसला और न्याय सही से हो नहीं पाता है हमारे से। जी नहीं देखिए, जहां तक विषय राहुल गांधी जी का है तो राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति हैं, पारिवारिक हमारा तो रिश्ता है राहुल गांधी से, पारिवारिक मित्र है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, अगर उन्हें देखा जाए तो राहुल गांधी जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। राजनीति में बार बार उनकी लॉन्चिंग की जाती है, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं कि उन्हें राजनीति करनी है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति अगर कुछ करेगा तो केवल राजनीति करेगा, ऐसा इतना कोई राजनीति करना आवश्यक नहीं है। वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं, अगर राजनीति में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जनता से संवाद, जनता से कनेक्शन, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना और किसान के विषय पे बोलना, किसान के विषय पे चर्चा करना और किसान के लिए काम करना। ये किसान के लिए बोल भी लेंगे, मेरी आधी बातें मान लेंगे कि हाँ ठीक है किसान के लिए बोल लेंगे, लेकिन किसान ये भी पूछेगा कि 60 साल इनकी सरकार थी, उस 60 साल में हमारे लिए क्या किया? उस 60 साल में नहीं किया, इसीलिए किसान ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया और अब भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए कर रही है। चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड का विषय हो, फसल बीमा योजना का विषय हो, किसान सम्मान निधि का विषय हो। सरकार तो कर रही है। जी 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 जी, जो योजनाएं हैं आप बता रहे थे, जी प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, किसान सम्मान निधि का विषय हो या फिर एक तरीके से किसानों की अगर विस्तृत बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में हमने वादा किया था हमारी सरकार बनेगी,
तो 1-1 लाख रुपए तक का लघु एवं सीमांत किसानों का ऋण माफ किया जाएगा और योगी जी की सरकार बनी और 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ हुआ। आप बता दीजिए उदाहरण के रूप में कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री ने 1-1 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ किया और चाहे वो किसान हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी कोई भी हो, जाट, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कोई किसी जात का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, लिंग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान किसान हमारी नजर में है, इस आधार पर मैं कहूँ। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही उधर से। जी, अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अभी आ रही। जी, 2022 में 11,290 आत्महत्याएं किसानों ने की। उसके बाद 2023 में 10,786 हुई। उसके बाद में जो है औसतन हर साल 10,000 से 11,000 के आसपास कृषि क्षेत्र से जुड़ी आत्महत्याएं होती रही है। और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र में अकेले 35 से 40% मामले होते हैं, वहाँ किसान सबसे ज्यादा मरते हैं। तो जो आत्महत्याओं का आंकड़ा है ये कैसे बढ़ता जाता है, कभी घटता जाता है, बढ़ता जाता है, इसमें कमी क्यों नहीं आ रही? क्यों किसानों के लिए जो है इतनी अच्छी योजनाएं निकाली गई और वो उन तक पहुंच नहीं पाती अभी भी आपके शासनकाल में? अब तो कांग्रेस नहीं है ना, 2014 से लेके अब तो जो है 25 आ गया है, 11 साल हो गए। जी जी, नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से। और जहां तक विषय एक तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचने का, योजनाओं का लाभ मिलने का, तो मिलता है जिन लोगों को मिलना चाहिए, स्पष्ट मिलता, लाभार्थी हैं। और वही लाभार्थी हैं, जब वो लाभार्थी है तो वोट भी करते हैं, बिना काम के कोई वोट नहीं करता। और वोटों की आशीर्वाद तभी मिलता है जब कुछ काम किया हुआ हो। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए विस्तृत रूप में देश में, जिस तरीके से आपने आत्महत्याओं की बात की और बहुत से सवाल किए, तो किसानों के लिए राज्य सरकारें क्या करती है, ये भी एक चिंता का विषय है, चिंतित होने वाला विषय है इस विषय पे भी। तो जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, राज्य सरकार, जहां हमारी सरकार है वहां तो ऋण भी माफ हो जाता है, लेकिन और सरकारों में क्या होता है वो सबको मालूम है। बंगाल सरकार कुछ नहीं कर रही, हिमाचल सरकार कुछ नहीं कर रही, जम्मू कश्मीर सरकार कुछ नहीं कर रही, पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही है। और उसके साथ साथ अगर सरकारों की बात कर ली जाए तो सिद्धारमैया सरकार हो, रेवंत रेड्डी सरकार हो, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है। और साथ साथ अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में पूरा घूमा, पंजाब पूरा देखा। जब फ्लड्स आई, फ्लड्स के समय में भी मैं पंजाब में रहा और फ्लड्स के बाद भी, बाढ़ के बाद एक तरीके से पंजाब में घूम के देखा किस तरीके से बदहाली हुई। हमारे केंद्रीय मंत्री चाहे एसपी सिंह बघेल हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम सारे नेता सब लोग गए, मैं खुद भी वहां मौजूद था। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए राज्य सरकार जो सत्ता में है वो कुछ नहीं कर रही थी, कहीं मौजूद नहीं थी। भगवंत सिंह मान किसी रूप में कोई फैसला नहीं ले रहे थे, जबकि उन्हें लेना चाहिए था, उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। कोई किसी रूप में राहत नहीं दी। लोग पूर्ण रूप से भगवंत मान सरकार से असंतुष्ट है। और उसी श्रृंखला में अगर यूपी के किसान से पूछ लिया जाए तो योगी जी से वो संतुष्ट है। यही बीजेपी की जीत का कारण है। जी, ठीक है। भारत के अंदर जो है बेरोजगारी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। अब इसमें आप रोजगार पर क्या कहेंगे? कैसे जो लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, हर रोज कंपनियां एआई को चला रही है। अब एआई बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, तो अब एआई पर बहुत सारी कंपनियां जो है चलती जा रही हैं। कई हजार नौकरियां, कहीं अमेजन निकाल रहा है, कहीं फ्लिपकार्ट जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी निकाल रही हैं। सरकारी नौकरियां तो काफी वर्षों से, काफी अरसे से जो है निकली ही नहीं है लोगों के लिए। तो ऐसे में आपको लगता है कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी? और 14 से लेके अभी तक आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू ही नहीं किया है, तो मतलब जनसंख्या, वोटर पैदा करते जाओ, बढ़ते जाओ। मतलब आपको जो कानून बहुत पहले कर देना चाहिए था 14 में आते आते, वो अभी तक क्यों लागू नहीं किया गया? उसको सख्ती के साथ पालन क्यों नहीं करवाया गया कानून बनाने के बाद में? और उसको क्यों अभी तक बनाया नहीं गया? क्योंकि पहले कानून जो है आप पेश करते, पास होता, और पास होकर के बन जाता तो अब तक सख्ती से लागू होता, तो धीरे धीरे मुझे लगता है जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसमें कुछ कमी आती। जी जी, देखिए केशव जी, जहां तक विषय एक तरीके से बेरोजगारी का, रोजगार का, तो रोजगार मिल रहे हैं, स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, स्वरोजगार मिल रहा है सबको। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां रोजगार की बात है, रोजगार का सवाल है, तो रोजगार जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां मिल रहे हैं, बेरोजगारी समाप्त हो रही है, युवा आगे बढ़ रहा है। स्किल डेवलपमेंट की बात हमने की, मेक इन इंडिया की बात की, और उसके साथ साथ लोकल फॉर वोकल की हमने बात की। और अगर बात कर ली जाए विस्तृत रूप में इस संबंध में, इस क्षेत्र में,
तो बिल्कुल स्पष्ट है कि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, चाहे लोन की बात हो या किसी प्रकार की बात हो, सहायता की बात हो, धनराशि की बात हो, सरकार मुहैया करा रही है। और उसके साथ-साथ जहाँ तक विषय युवाओं का है, तो युवा आज स्वरोजगार भी कर रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। देखिए प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करी जाए, हम्म, प्राइवेट सेक्टर में जब किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट आता है, तो प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरियाँ मिलती हैं, भर्तियाँ खुलती हैं, भर्तियाँ चलती हैं और रोजगार मिलता है। लेकिन दूसरी ओर वहीं अगर विस्तृत रूप में इस संबंध में बात कर ली जाए प्राइवेट सेक्टर की, तो अगर बिहार को मैं उदाहरण के रूप में लेकर बात कर लूं, तो बिहार में जब लालू राज था, जगन राज था, तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जब आता है, जब वहां की ऊर्जा व्यवस्था अच्छी हो, जब सड़कें अच्छी हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी हो अच्छी इन्वेस्टर्स के प्रति, और आज वो सारी है। आज इसीलिए बिहार से पलायन नहीं हो रहा, 99.9% बिहार में पलायन रुका है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है, सबके मध्य में है, सबको स्पष्ट नजर आ रहा है। जहां तक विषय एक तरीके से बिहार में पलायन का है, बिहार की समस्याओं का है, और उसके साथ साथ बिहार के सवालों का है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है, सबके मध्य में है, सबको स्पष्ट नजर आ रहा है कि किस तरीके से हमारी सरकार में पलायन रुका है, परिवर्तन आया है, चेंजेस आए हैं। और साथ साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की अगर बात कर ली जाए, तो इस सरकार में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसीलिए एक तरीके से रोजगार मिल रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टर, कोई बिजनेसमैन कतई नहीं करेगा। अगर इस संबंध में, इस क्षेत्र में बात कर ली जाए, कोई बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अगर 300 400 गाड़ियों का काफिला चलेगा, अपराधी गुंडे बदमाश असले लहराते हुए बाहर एक तरीके से चलेंगे, तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, क्योंकि किसी को उगाही नहीं करवानी है, हफ्ता वसूली नहीं करवानी है, किडनैपिंग अपनी नहीं करवानी है, और किसी प्रकार से अपराधियों को अपने सर पे नहीं बैठाना, अपने पैसों को अपराधियों के हाथ पे नहीं रखना है। तो चलिए एक आज आखिरी सवाल। परिवर्तन आया। जी, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल के साथ में हम अब इंटरव्यू भी समाप्त जो है करते हैं। तो लालू परिवार में पहले जो है निकाले गए तेज प्रताप, उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि हम एनडीए के साथ में आ रहे हैं। और अभी रोहिणी आचार्य जो राष्ट्रीय संरक्षक जेजेडी जो पार्टी है, जनशक्ति जनता दल के नाम से, तो अब उसमें वो राष्ट्रीय संरक्षिका बन नहीं है। उनको भी घर से बाहर जो है निकाल दिया गया। उनके ऊपर उन्होंने जैसा तथाकथित बयान मीडिया में दिया, चप्पल उठाई गई। लालू प्रसाद जी को जिन्होंने किडनी दी, किडनी को गंदा बोला गया, कई तमाम चीजें उन्होंने मीडिया में आकर के गई। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से रोहिणी आचार्य जी का जिस प्रकार से उनके साथ सलूक हुआ। साथ में 10 सेकंड और जोड़ दूं, साथ में और 10 सेकंड जोड़ दूं। जिस देश के अंदर नारी सशक्तिकरण की बात हो रही हो, जिस देश के अंदर जुल्म नहीं होगा स्त्री पर, इसकी भी बात हो रही हो, कानून कड़े और बड़े हैं, तो ऐसे में अभी तक बयान आने के बाद में एक्शन क्यों नहीं हुआ, एफआईआर क्यों नहीं हुई? तमाम चीजें हैं, क्योंकि इतने बड़े का मामला है। तो आप सोचिए, उनके ऊपर चप्पल उठ सकती है और बाहर आके बयान दिया जा सकता है, तो उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। तो इसे कैसे नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, इसे कैसे माना जाए? महिला कब तक सुरक्षा मांगती रहेगी, खुद को सुरक्षित कब महसूस करेगी? जी जी, नहीं देखिए, जहाँ तक विषय रोहिणी आचार्य जी का जो उनके साथ घटना घटित हुई, मैं समझता हूँ दुखद है, निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं कड़े शब्दों में आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी निंदा करना चाहूंगा इस विषय की। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से इस घटना का और इसमें विस्तार पूर्वक अगर जाया जाए, तो जिस तरीके से उन्होंने नाम भी सामने रखे हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की, चप्पल उठाने का काम किया उनके ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत दुखदायक है, और किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक विषय एक तरीके से एफआईआर की जो सेक्शन लगने चाहिए वो लगेंगे और कार्रवाई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन जी चलिए, बहुत बहुत नहीं। धन्यवाद। बहुत हमारे धन्यवाद। साथ में हमेशा की तरह आज जो है एडवोकेट डॉक्टर अफजल मलिक जी जुड़े थे, तो आपका एक बार फिर से जो है धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।